हेलो दोस्तों, हिंदी हॉर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और मैं प्रवीण आज फिर से आप लोगों को डराने के लिए लेकर आया हूं व्यूअर्स की भेजी 6 सच्ची डरावनी कहानियां। लेकिन आज सबसे पहले तो चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने के लिए मैं आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूं। साथ ही जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे मेरी लाइफ नॉर्मल हो रही है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भी आप लोगों के लिए अब से रेगुलर वीडियोस लाता रहूं। अगर आप नए व्यूवर हैं और आपको भूतों, चुड़ैलों, जिन्नात और अलग अलग टॉपिक्स की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मैं आपको अपनी फ्रेंड के एक चैनल के बारे में भी बताना चाहता हूं जिसका नाम है अदिति की वाणी। अगर आप डरावनी कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको बहुत ही मजेदार और डरावनी कहानियां सुनने को मिलेंगी, वो भी बहुत बढ़िया नरेशन के साथ। चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानियां। मेरा नाम कैफ है। मैं यूपी के बांदा जिले के सदी मदनपुर गांव का रहने वाला हूं। मैं जो कहानी आपको बता रहा हूं ये मेरे दादाजी के साथ तब हुआ था जब वो 17-18 साल के थे। उन दिनों दादाजी गांव में बकरी चराया करते थे। तो एक दिन दादाजी के गांव में एक शादी थी। तो दोपहर के समय दादाजी उस शादी में गए और वहां खाना खाने के बाद वो सीधा अपनी बकरियों को चराने के लिए निकल गए। वो गर्मियों का टाइम था, इसलिए खाना खाने के बाद दादाजी को बहुत तेज प्यास लगने लगी। उनके गांव के बाहर ही एक नदी पड़ती थी। तो दादाजी अपनी बकरियों को लेके उस नदी के पास पहुंच गए। दादाजी अक्सर अपने दोस्तों के साथ उस नदी में नहाने के लिए जाया करते थे। लेकिन उस दिन जब वो उस नदी के पास पहुंचे तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। आसपास कोई दूसरा इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त शाम के करीब 4:30 बज रहे थे। दादाजी ने जल्दी से कपड़े उतारे और नदी में नहाने के लिए घुस गए। बकरियों को उन्होंने बाहर ही चरने के लिए छोड़ दिया था। नदी में तैरते हुए दादाजी ने देखा कि दूर से कोई मुर्दा पानी में तैरता हुआ उनके पास आ रहा था। दादाजी बहुत निडर और बहादुर इंसान थे। वो ऐसी चीजों से नहीं डरते थे। उनको तैरना भी बहुत अच्छे से आता था। वो मुर्दा पानी में बहता हुआ उनके पास आता जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल उनके पास पहुंचा तो दादाजी ने देखा कि वो अचानक से गायब हो गया। उनको अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद वो मुर्दा पानी के अंदर डूब गया होगा और वो चुपचाप पानी में तैरते रहे। लेकिन अगले ही पल किसी ने उनके एक पैर को पानी के नीचे से पकड़ लिया। दादाजी बुरी तरह छटपटाने लगे। दादाजी ने देखा कि ये वही मुर्दा लाश थी जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने तैरती देखी थी। और ये लाश अब उनको पानी के अंदर डुबा के मारना चाहती थी। दादाजी किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगा के उस लाश से दूर हुए और पानी से बाहर निकले। बाहर आके वो बिना कपड़े पहने ही भागते हुए खेतों के बीच घुस गए। लेकिन वो लाश अभी भी उनके पीछे आ रही थी। तो दादाजी ने एक पत्थर उठाया और उसके सिर पे दे मारा। सिर पर पत्थर लगते ही वो मुर्दा सीधा नदी के अंदर चला गया। दादाजी बताते हैं कि वो तो जैसे कोई जिंदा लाश थी जिसका पूरा शरीर, यहां तक कि उसका चेहरा भी जला हुआ था। उसके सिर पर भी बस थोड़े से ही बाल बचे थे। दादाजी उस वक्त इतना डर गए थे कि बस वहीं छुपे रहे। फिर कुछ देर बाद उनको अपना एक दोस्त वहां से आता दिखाई दिया। तो दादाजी ने उसको सारी बात बताई। तो वो नदी के पास गया और उनके कपड़े लेकर आया।
उसके बाद दादाजी अपनी बकरियां लेके सीधा अपने घर आ गए। लेकिन रात होते होते उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। आसपास के मोहल्ले के भी सब लोग इकट्ठा हो गए थे। सब समझ गए कि इनके ऊपर कुछ आ गया है। तो गांव के ही एक बहुत अच्छे मौलाना को वहां पर बुलाया गया। मौलाना वहां आए तो दादाजी को देख के बोले कि मुझे सरसों का तेल गरम करके दो। फिर तेल गरम होने के बाद मौलाना ने कुछ आयत पढ़ के उसमें फूंक मारी और उस गरम तेल को दादाजी के कान में डाल दिया और उनसे पूछा कि बता, कौन है तू। दादाजी जोर से चिल्ला रहे थे। मौलाना ने फिर से पूछा, बता, तू कौन है, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा। तो दादाजी चिल्लाते हुए बोले कि मैं पास के ही एक गांव का रहने वाला हूं और मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसने मेरा सिर फोड़ा है। फिर मौलाना ने कुछ पढ़ा और पढ़ के दादाजी के चेहरे पे फूंक मारी तो फूंक मारते ही वो बेहोश हो गए। फिर अगली सुबह जब उनको होश आया तो वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे, बस हल्का हल्का बुखार था। मौलाना ने उनको एक ताबीज भी पहनने को दिया था। ये दूसरी कहानी जो मैं अब बता रहा हूं, ये हमारे एक रिश्तेदार के साथ हुआ था। वो भी रिश्ते में मेरे दादा ही लगते हैं। ये साल 2003 की बात है। तो हुआ ऐसा था कि मेरे ये दादा एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे। लेकिन उन दिनों गांव आने का रास्ता कच्चा था, इसलिए ट्रक को गांव तक नहीं लाया जा सकता था। तो दादाजी ने अपने ट्रक को गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर खड़ा किया और वहां से पैदल पैदल ही गांव की तरफ आने लगे। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। दूर दूर तक सन्नाटा था, कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। बीच बीच में कुत्तों के रोने की भी आवाजें आ रही थी। लेकिन वो बहुत बहादुर इंसान थे। बिना डरे उन्होंने बीड़ी जलाई और बीड़ी पीते हुए ही अपने रास्ते पर जाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद जब वो गांव के अंदर घुसने ही वाले थे कि तभी गांव के पहले एक चौराहा पड़ता है। जब वो उस चौराहे पर पहुंचे तो उनको आगे रास्ते के बगल में कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। दादाजी ने ध्यान से देखा तो वो कोई औरत थी। इतनी रात एक औरत को यूं रास्ते के बीच बैठा देख दादाजी को बहुत हैरानी हुई। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद गांव की ही कोई औरत वहां टॉयलेट के लिए आई होगी, और ये सोच के दादाजी वहीं रुक गए और बीड़ी पीने लगे। वो सोच रहे थे कि इस औरत के उठने के बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन 10 मिनट तक वहीं खड़े रहने के बाद भी वो औरत नहीं उठी। दादाजी बताते हैं कि उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। दादाजी को देर हो रही थी तो वो उस औरत के बगल से होते हुए आगे चले गए। फिर कुछ कदम आगे जाके दादाजी ने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत अब रोड के दूसरी तरफ बैठी हुई थी। वो देख के दादाजी डरे तो नहीं, लेकिन उनको बहुत हैरानी हुई। वो फिर भी बिना कुछ बोले चुपचाप आगे बढ़ते रहे। लेकिन फिर कुछ कदम और दूर जाने के बाद उनको वही लाल साड़ी वाली औरत आगे सड़क पे खड़ी दिखाई दी। इस बार उस औरत को देखते ही दादाजी समझ गए कि ये पक्का कोई चुड़ैल है। तो उन्होंने जल्दी से अपनी बीड़ी जला दी, क्योंकि बताते हैं कि आग से भूत प्रेत जैसी चीजें हमारे पास नहीं आती। दादाजी तेजी से चलते हुए आगे जाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर के पास पहुंचने वाले थे तो उन्होंने फिर से पीछे मुड़ के देखा। वो औरत अभी भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। दादाजी ये सोच के डर गए कि ये तो मेरे घर तक पहुंच गई है। वो गर्मियों का मौसम था, इसलिए मेरे पापा उस वक्त घर के बाहर ही सो रहे थे। दादाजी जल्दी से मेरे पापा के पास पहुंचे और उनको नींद से जगाया। पापा उठे तो दादा से पूछा, अरे मामू, आप इतनी रात यहां क्या कर रहे हैं? लेकिन दादा ने
उस वक्त किसी को कुछ नहीं बताया। पीछे देखा तो वो औरत भी वहां से गायब हो चुकी थी। उसके बाद वो अपने घर गए और दाऊद शरीफ पढ़ के घर के अंदर घुस गए। लेकिन अगले दिन उनको तेज बुखार आ गया था, तो उन्होंने सारी बात अपने घर वालों को बता दी और एक मौलाना को भी दिखाया। तो मौलाना ने उनको एक ताबीज पहनने को दिया और बताया कि वो एक चुड़ैल थी जो तुम्हारे पीछे लग गई थी, लेकिन अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। उस दिन के बाद से दादाजी को वो औरत फिर कभी नहीं दिखाई दी। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं नागपुर की रहने वाली हूं। मैं भूत प्रेत पर यकीन तो करती हूं, लेकिन मैंने उनको कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है। मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची कहानी बता रही हूं। हो सकता है यह आपको ज्यादा डरावनी ना लगे, लेकिन मेरे लिए यह सब कुछ बहुत डरा देने वाला था। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट में रहते हैं। हमारे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई रहते हैं। साथ ही हमारे घर के पास से एक फ्लाईओवर भी निकलता है, जिससे रात भर ट्रक वगैरह आते जाते रहते हैं। ये बात करीब 2 महीने पहले की है। एक रात 11 बजे के करीब मैं फोन पर अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। मैं उस वक्त अपने रूम में अकेली थी। मम्मी पापा और भाई बाहर हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी फोन पर बातें करते करते अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे रूम की खिड़की पर कुछ मार रहा है। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे घर की खिड़कियां थोड़ी लूज हैं और बाहर गाड़ियों के आने जाने से वो अक्सर बजती रहती हैं। लेकिन खिड़की पर मारने की वो आवाज कई देर तक आती रही। मैंने उस तरफ ध्यान से भी देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अचानक से किसी ने बहुत ही जोर से खिड़की पर मारा। मैंने फोन पर अपनी दोस्त को बताया, तो वो बोली कि अपने मम्मी पापा के पास चली जाओ। तो मैं जैसे ही वहां से उठ के जाने लगी, तभी मुझे खिड़की के सामने कोई परछाई खड़ी दिखाई दी। वो किसी आदमी की परछाई लग रही थी। लेकिन इतनी रात हमारे घर के बाहर कौन खड़ा हो सकता था? मुझे बहुत हैरानी हुई। हमारी बिल्डिंग में सिर्फ 3 फैमिलीज रहती थीं और वो सब लोग रात 10 बजते ही सो जाया करते थे। डर के मारे मैंने जोर से मम्मी को आवाज दी, तो मम्मी पापा जल्दी से भाग के मेरे पास आए। मैंने उनको बताया कि कोई बाहर खिड़की के सामने खड़ा है। तो पापा ने जल्दी से बाहर जाके चेक किया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसके बाद मुझे बहुत डर लगने लगा। कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई मुझे देख रहा है। मैं भाग के मम्मी पापा के रूम में चली गई। उसके बाद मुझे वो परछाई तो दोबारा दिखाई नहीं दी, लेकिन घर में मुझे हमेशा ऐसा लगने लगा था जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन मैंने सोचा कि आज रात 2 बजे तक पढ़ाई करूंगी। मैंने पौने 2 बजे तक पढ़ाई की और फिर मैं अपना फोन यूज करने लगी। फोन चलाते हुए मुझे 2 मिनट ही हुई थी कि तभी मुझे बाहर पार्किंग एरिया से किसी औरत के बात करने की आवाज सुनाई दी। तो मैं जल्दी से उठी और दूसरे रूम में जहां पापा सो रहे थे वहां जाके लेट गई और आपकी हॉरर स्टोरी सुनने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे किचन से बर्तन बजने की आवाज सुनाई दी। किचन में कोई था, लेकिन घर के सब लोग तो उस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे। मैं बहुत डर गई और चुपचाप फोन बंद करके सो गई। उस रात के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ तो फिर नहीं हुआ, लेकिन कई बार रात में मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। मेरा नाम अमिताभ है। मैं उड़ीसा के जयपुर का रहने वाला हूं। मैं जो बात आपको बता रहा हूं, यह साल 2011 में घटी थी। उन दिनों हम लोग गांव में रहा करते थे, जो कि जयपुर शहर से
करीब 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमारे गांव के पीछे ही एक नदी पड़ती थी। गांव के लोग बताते थे कि एक बार गांव के 6 लोगों की उस नदी में डूबकर मौत हो गई थी और तब से उन 6 के भूत वहीं भटकते हैं। लेकिन हम इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो ऐसे ही एक दिन मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ शाम के टाइम उस नदी पर घूमने गया था। नदी पे पहुंच के हमने 1 घंटे तक मस्ती की और फिर हम वहां से वापस आने लगे। तब तक अंधेरा भी हो चुका था। वापस आने के लिए हम लोग पलटे ही थे कि तभी हमें उस नदी में से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई पानी में डूब रहा है। हमने जल्दी से उस तरफ जाके देखा तो देखा कि करीब 10 साल का कोई बच्चा नदी में डूब रहा था। मेरा एक दोस्त तैरने में बहुत अच्छा था। उस बच्चे को डूबता देख वो जल्दी से नदी में कूद गया। लेकिन वो जैसे ही उस बच्चे के पास पहुंचा तो वो बच्चा वहां से गायब हो गया। वो देख के हम सब बहुत डर गए। मेरा दोस्त जल्दी से नदी से बाहर निकला और फिर हम सब भाग के गांव की तरफ जाने लगे। लेकिन भागते भागते किसी ने मेरे उसी दोस्त के पैर को जोर से पकड़ लिया। वो वहीं गिर गया और हमें आवाजें देने लगा। हम भागते भागते रुक गए और जल्दी से उसके पास जाके देखा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। लेकिन मेरे दोस्त के पैर पे किसी के नाखूनों के निशान बन गए थे, जिनमें से खून भी निकल रहा था। हम सब बहुत डर गए और हनुमान चालीसा बोलते हुए वहां से भागने लगे। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, इसे बोलना बंद करो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। लेकिन हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। कुछ देर बाद हम सब किसी तरह अपने अपने घर पहुंच गए। लेकिन अगले ही दिन मेरा वो दोस्त जो पानी के अंदर गया था और जिसके पैर पर वो निशान बना था, उसकी अचानक से मौत हो गई। उसकी मौत की खबर सुन के हम सब ने ये बात अपने घर वालों को बता दी। लेकिन उसके बाद हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम राजेश पात्रे है। मैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली का रहने वाला हूं। मैं आपको जो बात बता रहा हूं, ये सब कुछ मेरी मम्मी के साथ हुआ था। हमारे घर में हम 5 लोग हैं। मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे छोटे भाई बहन। ये आज से कई साल पहले की बात है, जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस दिन मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए मैंने बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने स्कूल की छुट्टी ले ली। लेकिन मेरे छोटे भाई बहन स्कूल चले गए थे। उनके जाने के बाद मैंने बहुत देर तक टीवी देखा। सुबह के 10 बज गए थे। फिर मैं नहाने के लिए जाने लगा। उस वक्त मेरी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। फिर नहाने के बाद मैं कमरे में जाके कपड़े पहन ही रहा था कि तभी मेरी मम्मी कमरे में आई और चुपचाप कंबल ओढ़ के लेट गई। मम्मी बुरी तरह ठंड से कंपकपा रही थी। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो मई का महीना था और इतनी गर्मी में भी मम्मी ऐसे कंपकपा रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, तो मैं जल्दी से भाग के गया और पड़ोस वाली आंटी को बुला के ले आया। उन आंटी के पति झाड़ फूंक का काम किया करते थे। वो हमारे घर में आए तो मम्मी को देखते ही समझ गए कि इनके ऊपर कुछ आ गया है। उन्होंने आंटी और मुझसे कहा कि इनके दोनों पैरों पर तेल लगा के रगड़ रगड़ के गर्म करने की कोशिश करो। हम वैसा ही करने लगे। मम्मी का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। लेकिन फिर लगातार 10 मिनट ऐसा करने के बाद मम्मी उठ के बैठ गईं। मम्मी की ऐसी हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर जब मम्मी उठी तो अपने बाल खोल के गुस्से से अंकल की तरफ घूरने लगी। अंकल ने पूछा, कौन है तू? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त मम्मी की आंखों में एक अजीब सी शैतानी हंसी थी। अंकल ने उनसे फिर से पूछा, लेकिन उन्होंने फिर से कोई जवाब नहीं दिया।
बस हंसे जा रही थी। तो अंकल ने उसके बाद कुछ ऐसा पढ़ा कि मम्मी वहीं बेहोश हो गई। फिर आधे घंटे बाद जब मम्मी उठी तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। मुझे बहुत खुशी हुई। तब तक 11:30 बज चुके थे। उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया और खाना खा के मम्मी फिर से सो गई। मैं टीवी देख रहा था। कुछ देर बाद मेरे भाई और बहन भी स्कूल से वापस आ गए। मेरे पापा का काम ऐसा था कि उनको रात में घर से बाहर ही रहना पड़ता था। मैंने पापा को मम्मी के बारे में बताया तो पापा ने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली, जिससे कि वो रात में मम्मी की देखभाल कर सकें। लेकिन पापा ज्यादा दिनों तक छुट्टी नहीं ले सकते थे। 1 हफ्ते बाद पापा ने काम पे जाना शुरू कर दिया। रात में मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं मम्मी फिर से वैसा कुछ ना करने लगे। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे भी इन सब चीजों की आदत पड़ गई। मम्मी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। मम्मी हमें बताती थी कि उनको घर के कोनों में मरी हुई लाशें खड़ी दिखाई देती हैं। हम मम्मी को समझाते कि ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी का इलाज करवाने के लिए हम उनको बहुत से बाबा और मौलानाओं के पास भी लेकर गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पापा वो नौकरी छोड़ देना चाहते थे क्योंकि रात में हमारा ख्याल रखने के लिए घर पे और कोई नहीं होता था। लेकिन पापा के बॉस उनको नौकरी नहीं छोड़ने दे रहे थे। फिर आखिर में उनके बॉस पापा की डे शिफ्ट करने के लिए तैयार हो गए। उसी दौरान किसी ने पापा को बताया कि यहां से 80 किलोमीटर दूर कोई जगह पड़ती है जहां भूत प्रेतों को निकाला जाता है। तो हम संडे के दिन सुबह सुबह वहां के लिए निकल गए। फिर करीब 11 बजे हम लोग एक जगह पहुंचे जहां एक रेलवे फाटक था, लेकिन वहां कोई बोर्ड नहीं लगा था, ना ही कोई बैरियर बना था। पापा ने कार उस रेलवे लाइन के ऊपर चढ़ा दी, लेकिन रेलवे लाइन पर आते ही हमारी कार बंद हो गई। पापा ने देखा कि सामने से एक ट्रेन धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। वो देख के हम सब लोग बहुत डर गए। फिर 5-6 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश करने के बाद हमारी कार स्टार्ट हो गई। हम सब बहुत घबरा गए थे। फिर जब हम उस जगह पहुंचे जिसका एड्रेस हमें बताया गया था, तो देखा कि वो एक साधारण सा मकान था। लेकिन जब हम उसके अंदर गए तो वहां और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहां एक बाबा बैठे थे। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या परेशानी है। तो पापा ने उनको मम्मी के बारे में सारी बात बता दी। फिर उन बाबा ने मम्मी से बोला कि तुम भी माथा टेक लो। असल में हम लोग सतनामी कास्ट से बिलोंग करते हैं और वहां पे गुरु घासीदास का एक छोटा सा मंदिर बना था। तो मम्मी जाके वहां माथा टेकने लगी। माथा टेकते ही बाबा ने मम्मी के बाल खोल दिए और वैसा करते ही मम्मी नीचे जमीन पर गिर गईं और झूमने लगीं। मम्मी को ऐसा करते देख हम सब तो बहुत डर गए थे। फिर बाबा ने मम्मी से पूछा, बोल कौन है तू? लेकिन मम्मी कुछ नहीं बोली। बाबा ने 5-6 बार और मम्मी से पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। तो बाबा ने हाथ में कोई तेल लिया और मम्मी के सिर पे लगा दिया और वहां रखे उनके अमृत कुंड का पानी मम्मी को पिला दिया। वैसा करते ही मम्मी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। फिर उन बाबा ने पापा को बताया कि इसके ऊपर 2 भूत और एक जिन का साया आ गया है। उनकी बात सुन के तो हम सब हैरान रह गए। बाबा ने पापा से कहा कि आपको हर हफ्ते यहां आना होगा, ये तभी ठीक हो पाएगी। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद मम्मी फिर से वैसी ही हरकतें करने लगी। बोली कि मैं दुर्गा माता हूं। यह सुन के मेरे पापा बोले कि अगर तू दुर्गा माता है तो मैं अभी रामायण लेकर आता हूं। तू इसकी सिर्फ 4 लाइन पढ़ के बता दे, मैं मान लूंगा कि तू सच बोल रही है। लेकिन वो ये बात सुनते ही रोने लगी। बोली मुझे माफ कर दो। उसके बाद मैंने मम्मी के सिर पे वही तेल लगाया और उनको वो पानी पिलाया, तो मम्मी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ऐसे ही करते करते 1 साल गुजर गया।
मम्मी को कोई आराम नहीं पड़ रहा था। इसी बीच हमारे एक भैया को किसी ने एक चर्च के बारे में बताया, तो हम मम्मी को उस चर्च में ले जाने लगे और धीरे धीरे मम्मी की हालत बिल्कुल ठीक हो गई। आज इस बात को बीते बहुत टाइम हो चुका है और अब मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक रहती हैं।